हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास ट्वेल्थ, आज मैं ऊषा पाठ का एमसीक्यू, शमशेर बहादुर जी से जो रचित कविता है आपकी, उसका एमसीक्यू है। उसको आप लोग देख लीजिए। ऊषा पाठ से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इसी में मिल जाएंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। और इन सारे क्वेश्चन से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर पाते हैं, और जो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे उनको भी कर लेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। देखते हैं हम लोग आज किन किन प्रश्नों से हम वाकिफ़ होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। ऊषा कविता के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। कौन स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब कहा करते थे? यानी हिंदू और उर्दू के दोनों के मिलजुल को दोआब कहा जाता है, तो कौन कहते थे? तो उनका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह जी। नई कविता के कवि कौन माने जाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। यानी ये शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। ऊषा कविता की विशेषता क्या है? यह कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। यानी गांव के पहले की चीज़ों को यहाँ उकेरा गया है, बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ऊषा कविता किसका गतिशील सचित्र है? तो गांव की सुबह का। मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है, उस टाइप से यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो पता चल सके। अगला है, कविता में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? तो रात के ढलने के बाद व सूर्योदय से ठीक पहले, यानी भोर के समय का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भोर का क्या अर्थ है? तो सवेरे से ठीक पहले का समय भोर। यानी मैक्सिमम ये मान के चलिए कि सुबह 3:30 और 4 बजे से पहले के बीच का जो समय होता है वो भोर का समय होता है। ऊषा दिन का कौन सा समय होता है? तो प्रातःकालीन होता है, एकदम भोर वाला समय। ठीक। कवि को भोर का हर पल रंग बदलता आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उन्होंने कई उपमाएं दी हैं। उनमें है एक नीले शंख जैसा, राख से लिपे हुए चौके और केसर से धुले काले सिल की तरह। मतलब ये परिवर्तित होता है, पहले जो बादल होता है वो नीले शंख की तरह दिखता है, फिर राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखता है, और फिर केसर से धुले काले सिल की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राख से लिपा चौका, काली सिल में पिसा केसर और खड़िया से मली हुई स्लेट, ये सब कविता को किससे जोड़ते हैं? तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश में होती हैं। ठीक है। सिलबट्टे का प्रयोग, राख से चौका यानी चूल्हे को लीपा पोता जाता है, तो ये सब गांव में होता है। ऊषा काल में हो रहे परिवर्तनों को किसके माध्यम से दिखाया गया है? तो ग्रामीणों के उपमानों के माध्यम, यानी गांव में जैसे जैसे लोग वस्तुएं और चीज़ें लेकर काम करते हैं उसके माध्यम से दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऊषा में हो रहे परिवर्तन, ये तो अभी अभी रिपीट हुआ है। प्रातः काल का आकाश किसके समान प्रतीत हो रहा है? तो नीले शंख के समान प्रकाश समान दिख रहा है। कवि को नीला आकाश किसके जैसा दिखाई दे रहा है? तो नीले शंख जैसा। फिर प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। यहाँ उपमा दी गई है नभ को नीले शंख के साथ। अब देखिए, सूर्योदय से पहले भोर के आसमान पर कैसी आभा छाई होती है? तो नीली श्वेत यानी स्लेटी रंग की। ठीक। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? तो भोर के आकाश को कहा है। प्रातःकालीन नमी को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया है? तो राख से लीपे चौके के रूप में, यानी नमी पूर्वक। अगला क्वेश्चन है, अभी गीला पड़ा है से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैली नमी। राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति कविता में किस भाव को प्रदर्शित करती है? तो राख से लिपा हुआ चौका पवित्रता, यानी खाना बनाने से पहले उस चौके को लिपा जाता है तो वो पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऊषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? तो चौका, यानी गांव में खाना बनाने की जगह यानी चूल्हा को लीपा जाता है।
पूरी धरती पर किसका जादू छाया हुआ है? तो उषा काल का। आगे देखिए, उषा का जादू किसके उदय होने से खत्म हो जाता है? तो सूर्य के। काली सिल किसे कहा गया है? तो प्रातःकालीन आकाश को काली सिल का उपमा दिया गया है। बहुत काली सिल किसके कारण लाल रंग से धुली हुई लगती है? तो केसर के कारण। काली सिल पर क्या मलने की बात कही गई है? तो लाल केसर। ठीक। आगे क्वेश्चन है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उषा कविता में स्लेट पर किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? तो लाल। लाल खड़िया चाक चाक होगा यहाँ पे, कहाँ मली गई है? तो आसमान रूपी स्लेट पर। ठीक है। सूर्योदय से पहले सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो उषा का जादू होता है। उषा मतलब किसी लड़की का नहीं, भोर के समय का। कविता में किसकी लालिमा का वर्णन किया गया है? तो सूर्य की। देखिए, इसके भावार्थ मैंने एक वीडियो में करके आप लोगों को दे दिए हैं। पहले इसके अर्थ को भी समझ लीजिएगा, फिर उससे रिलेट इस क्वेश्चन को करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आएगा। इसमें कवि ने, शमशेर बहादुर जी ने बहुत ही सुंदर तरह से गांव के ग्रामीण उपमानों को लेके सूर्य के आगमन का बहुत ही सुंदर रूप प्रदर्शित किया। मतलब सूर्य पहले काले पूरा जो आसमान है वो पूरा नीले शंख की तरह लगता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा और आगे आते हैं तो स्लेट की तरह, फिर उसी पे जैसे जब उनका लाल लालिमा निकलने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो किरणें जब निकलती हैं तो वो लाल केसर की तरह होती हैं। तो इसी तरह से कवि ने उस भोर का वर्णन किया है। जो पहले आप भावार्थ को देख लेंगे ना तो, और फिर उससे इसको रिलेट करेंगे क्वेश्चन को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले जल के समान क्या है? सूर्योदय के बाद का नीला आकाश। कवि ने कविता में गौर झिलमिलाती देह किसके लिए कहा है? तो ये उषा के लिए कहा है, अर्थात भोर के समय के लिए। गौर झिलमिलाती देह पंक्ति की विशेषता बताइए, मतलब इसमें विशेष क्या है? तो इसमें उषा का मानवीकरण किया गया है, मतलब उषा को इंसान के शरीर से रिलेट किया गया है। तो जहाँ पर प्रकृति को इंसानों के हाव भाव और उनके चीज़ों से जोड़ा जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में नील जल की तुलना किससे की गई? तो नीले आकाश से। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 2-4 बार आप लोग रिपीट करेंगे तो सारे क्वेश्चन एकदम आराम से समझ में आ जाएंगे और इनसे आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी कर पाते हैं। तो ठीक है, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।